तो डॉक्टर राकेश गर्ग आज हमारे बीच हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं, पेन एंड पैलिएटिव मेडिसिन एम्स में हैं। आज हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आज संडे को वो हमारे बीच आए हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, पूरे इंडिया में नहीं, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, पूरे वर्ल्ड में है। और बहुत सारे मन में हम वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं और हम वो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहेंगे और आपके इनपुट्स जो मिलेंगे वो हमारे पेशेंट्स के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो हम आपका पहले धन्यवाद करते हैं और अभिनंदन करते हैं। एंड सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोरोना जो एक बहुत बड़ी महामारी है, जो हमारे देश में इतनी फैली हुई है, दिल्ली में खास तौर पे बहुत बढ़ रही है, तो एक आम जनता के नजरिए से देखें तो हमें कौन-कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सिंपल है कि कोरोना वायरस जो अभी डिजीज़ है, इसका हमारे पास कोई क्योर नहीं है। सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डिजीज़ अगर हो जाता है तो हम उसको ठीक कर पाएंगे। लेकिन इतना डेफिनेट है कि अगर हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लें, कुछ सावधानियां बरतें, तो हम इस इन्फेक्शन को होने से बचा सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा प्रोन होते हैं, जिनको ये इन्फेक्शन होने का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और उसमें सिवियरिटी होने का रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो हम उस ग्रुप को एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन दे सकते हैं ताकि वो इस इन्फेक्शन से ना हो। और वो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो वेरियस सोशल मीडियाज पे भी बताया जाता रहा है समय समय पर, और उसको हमें फॉलो करें तो जो इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इन्फेक्शन किसी खांसने से या किसी फोमाइट बेस से हो जाता है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तरीके बहुत सिंपल सिंपल हैं। जैसे अगर हम बात करें, आई थिंक एक सिंपल टर्म है, आप सब लोग उसको याद रख पाएंगे, तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे हम मैसेज करते हैं ना, एसएमएस बोलते हैं उसको, तो हम उसको एसएमएस के फॉर्म में ही ले लेते हैं। ऐसे मतलब कि आप एक अपने हाथ को हाइजीन मेंटेन रखेंगे, सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। मतलब कि आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, किसी वजह से, एसेंशियल वर्क की वजह से, आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं, जैसे कुछ हो सकता है कुछ पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाना पड़े, कोई हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने हाथ को धोते रहें। और धोने का प्रक्रिया बहुत सिंपल सा है कि उसको साबुन पानी से धोना है और कम से कम हमें 20 मिनट अच्छे से वॉश करना है। उसके वीडियोज अगर आप देखेंगे तो WHO की वेबसाइट पे भी वो वीडियोज हैं, एम्स की वेबसाइट पे भी वो वीडियोज हैं कि हाथ को किस तरह से धोया जाए वो 20 सेकंड के लिए, वो बहुत आवश्यक है। मतलब हाथ को धोने का मतलब ये है कि हाथ को हथेलियों की तरफ से, पीछे की तरफ से, उंगलियों की टिप्स पे, अंगूठों पे, उंगलियों के बीच पे, कलाई को, तो ये 20 सेकंड में हमें इसको अच्छे से साबुन पानी से वॉश करना है। जहाँ साबुन पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा एक हैंड हाइजीन का तो एक सबसे मेन कंसेप्ट है ही। दूसरा जो हम बोले, एसएमएस का जो दूसरा टर्म यूज करते हैं, एम मतलब मास्क। क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो जहाँ से भी, जिस व्यक्ति से आएगा, अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन आपके मुंह से, नाक से या आंख से जा सकता है, स्किन से नहीं जाता है वो। तो उसकी प्रिकॉशंस हमें रखनी है। प्रिकॉशन हम कैसे रख सकते हैं कि मास्क लगा के रखें। जब भी हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का कोई भी मास्क लगा के रखिए। और मास्क लगाने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। कई बार होता है कि हम मास्क तो लगा लेते हैं, बट वो नाक के नीचे है या गले पे टंगा हुआ है या टाइट नहीं है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उस मास्क को आप अच्छे से पहने, टाइट रहे मास्क, ताकि आपका नाक और मुंह अच्छे से कवर रहे। और उस मास्क को हमेशा लगाना है, उसको बार बार टच नहीं करना है। यूजली काफी टाइम हमने देखा ऐसे कि जब मास्क लगाते हैं तो उसको हम बाहर से टच करते रहते हैं। अब वो बाहर से टच करेंगे तो वहाँ वायरस हो सकता है, वहाँ कीटाणु हो सकते हैं, वो हमारे हाथ पर लग जाएंगे। तो जब भी हम मास्क उतारेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। सिमिलरली आंख के अंदर जाने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो हमें अपने बेसिकली फेस को टच ही नहीं करना है अपने हाथ से, क्योंकि अगर हमने किसी व्यक्ति के संक्रमित एरिया को टच किया, हमारे हाथ पे कीटाणु लग गए और वो कीटाणु हमारे आंख, नाक या मुंह पे कहीं से चला जाता है, तो उससे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो दूसरा हमने बोला है कि आप उसको मास्क पहन के रखिए और अपने फेस को टच मत कीजिए। तीसरा कंसेप्ट जो है, सोशल डिस्टेंसिंग। जो ये वायरस है, जब हम बोलते हैं, सांस लेते हैं, तो ये देखा गया कि तकरीबन ये वायरस
1 मीटर तक ही दूर तक जाता है, उसके बाद ये अपने आप नीचे गिर जाता है। तो अगर हम डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे एक दूसरे से, हमें नहीं पता है कि कौन किस व्यक्ति को इन्फेक्शन है, किस व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं है, हमें ये नहीं पता। और इंडिया के अंदर काफ़ी इन्फेक्शंस हमने जो देखे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि उनको कुछ सिम्टम्स नहीं आते, पता भी नहीं चलेगा, ये बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो हमें ये नहीं पता कि सामने वाले व्यक्ति को क्या दिक्कत है। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 1 मीटर का डिस्टेंस रखें, तो हमारे को जो प्रिकॉशंस के 3 मेन स्तंभ हैं, उसको अगर हम फॉलो करें, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और साथ में हमें ये भी रखना है, सिर्फ अपने आप को सावधानी नहीं रखनी है, हमें दूसरों लोगों को भी जागरूक करना है कि दूसरे लोग भी इसे फॉलो करें। अगर मैंने मास्क पहना है और आपने भी मास्क पहना है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एक ने पहना है तो थोड़े से ज्यादा रहेंगे। तो ऐसा क्यों ना हो कि हम दोनों ही मास्क पहने कि इन्फेक्शन एक दूसरे से होने की बिल्कुल जो भी परसेंटेज है बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। तो हमें अपने आप को तो जागरूक रखना ही है इन 3 मेन स्टेप्स के लिए। बट हम कोशिश करें कि सामने वाले को भी हम टोक सकते हैं कि साहब अपना मास्क पहन लीजिए ठीक से आप, या आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके हम बात करते हैं। यूजली जैसे होता है कि हैंड शेक करना, हगिंग करना, तो ये चीज़ हम अभी अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। तो 3 कॉन्सेप्ट्स को रखिए। तो जैसे आपने पूछा कि हम काफ़ी हद तक ये सिंपल सी सावधानियां अगर हम फॉलो करें, तो इन्फेक्शन का रिस्क हमें काफ़ी कम हो सकता है। सर, आपने मास्क की बात कही, तो जैसे मास्क में कुछ लोग मास्क पहनने चाहिए। कौन से तरह के मास्क पहनने चाहिए? जैसे N95 मास्क पहनना चाहिए या जो नॉर्मल सर्जिकल 3 लेयर वाला मास्क होता है वो पहनना चाहिए? किस तरह का मास्क हमें सेवन में लेना चाहिए? उनको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास आजकल एक पॉल्यूशन मास्क होता है, कपड़े का मास्क रहता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो मास्क 2 कैटेगरी के जो आप बताना चाहते हैं कि जिसको हम सर्जिकल मास्क या ट्रिपल लेयर मास्क बोलते हैं, और एक N95 मास्क है। तो ये जी। ट्रिपल लेयर और N95 मास्क है, ये प्राइमरली उनको दिया जाता है जो कि कोविड पेशेंट की देख-रेख कर रहे हैं। तो उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए इस्तेमाल रहता है, क्योंकि वो उन पेशेंट के पास रहते हैं, उनको दिक्कतें होती हैं, खांसी वगैरह होती है, तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो ये प्रोटेक्शन हम उसको चाहते हैं। अगर हम आम आदमी की बात करें कि जो नॉर्मल दिनचर्या में हम घर में रहते हैं, घर के बाहर किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर अगर हम सिर्फ एक कॉटन मास्क भी यूज करें, तो वो काफी हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। लेकिन साथ में हमने मास्क के साथ बोला कि हमने बाकी 2 चीज भी हम साथ में कर रहे हैं। तो मास्क के साथ आप कॉटन मास्क रहे घर के बाहर, तो आप उसको पहन लीजिए। ये जो भी पॉल्यूशन मास्क आता है वो भी कपड़े का ही होता है यूजली, तो वो भी पहन सकते हैं। लेकिन मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें, तो जो प्रोटेक्शन का पैरामीटर है वो अपने आप अच्छे हिसाब से बढ़ जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक और चीज़ है, बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनको कोरोना जल्दी पकड़ता है। तो वो कौन से तरह के लोगों को जल्दी पकड़ा जा सकता है? किन लोगों को ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए कि उन्हें उनकी इम्यूनिटी कम हो और वो उन्हें कोरोना हो सकता है? वो किस तरह के लोग हो सकते हैं? आई थिंक आपने काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पेशेंट्स या जो व्यक्ति रिस्क है वो अपने आप का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखें। अब जी, इस कैटेगरी में यूजली हम ये बोलते हैं कि जिनका 60 साल से उम्र ज़्यादा है, जी, या फिर जिनको साथ में कोई बीमारी है, जैसे हार्ट जी, की बीमारी है या सांस की कोई बीमारी है, या कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिससे पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं रहता। तो उसमें हमारे काफ़ी कैंसर पेशेंट्स भी आ जाते हैं, बिकॉज़ कैंसर की वजह से या कैंसर की जो दवाइयाँ लेते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इसकी वजह से भी हमारी जो इम्यूनिटी है, वो इम्पेयर्ड हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स को इन्फेक्शन से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ नॉर्मली काफ़ी टाइम लोगों को इन्फेक्शन होता है, लेकिन उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो पता नहीं चला उनको कि इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब इन लोगों में इम्यूनिटी अपने आप कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा-सा भी इन्फेक्शन होगा तो मैनिफेस्ट कर जाएगा। और सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करेगा, बल्कि इसमें ये रहता है कि क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं है, तो उनके बाकी सिस्टम्स इन्वॉल्वमेंट के रिस्क एकदम बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो जो भी पेशेंट्स जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, ऐसे व्यक्ति जिनके कोई साथ में इस तरह की बीमारी है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की जो डिज़ीज़ है, इस तरह की कोई भी दिक्कत है,
तो वो उनको खास अपना ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज के लिए। सर जैसे कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए। और जैसे कहा जाता है कि बहुत से लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं कि जैसे काढ़ा पिए, गर्म पानी पिए, स्टीम लें, गरारे करें, तो ये बातों में कितना फायदा हो सकता है? आई थिंक सोशल मीडिया में इस तरह की सारी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्या गलत है और क्या सही है, या इसमें से कुछ ऐसी दवाई हैं जो कोविड को ठीक कर देगा या बिल्कुल प्रिवेंट करेगा, ऐसा नहीं है। बट अगर मैं इसको एक बहुत हॉलिस्टिक व्यू में आपको एक ओवरव्यू बताऊँ इसका, तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारा नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी नेचुरल चीज़ें हमें अवेलेबल रहती है खाने के लिए अपने खाने में, या हम उसको एक दूसरे वक्त में बोले कि एक बैलेंस्ड डाइट, तो एक जी, बैलेंस जी। डाइट तो हमें लेना ही है। उस बैलेंस डाइट में सब कुछ आ सकता है। आप तरल पदार्थ लीजिए, खूब सारा 2 से 3 लीटर पानी पीजिए अच्छे से, घर का बना हुआ फ्रेश फूड खाइए। तो एक बैलेंस डाइट तो आपका रहेगा जो कि फ्रेश होना चाहिए, घर का बना हो, और उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो जो इन्फेक्शन का एक रिस्क हो सकता है। मतलब बाहर से ना लाई चीज़ हो, बाहर से कटी हुई चीज़ें ना हो, काफ़ी टाइम से बासी खाना ना हो जिसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो वो जी, चीज़ हम ना करें तो एक रहेगा। तो एक हम ये तो हो गया हमारा एक बैलेंस डाइट हो गया। नेचुरली कुछ नेचुरल हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें जो हम समझा जाता है कि वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत एक्सेसिव में हो जाए। ऐसा नहीं है कि सारा दिन हम काढ़ा ही पीते रहें और खाने की तरफ इग्नोर कर रहे हैं। तो जी, आप जो भी इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि विटामिन सी हमने देखा कि इस समय अच्छा रहता है, जी, विटामिन डी अच्छा रहता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम विटामिन सी की गोलियां खाना शुरू कर दें, विटामिन डी की गोलियां खाना शुरू कर दें। हम ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स लें जिनके अंदर ये ऑलरेडी होता है। हम लेमन वाटर ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, पानी तो हमें पीना ही है, दूध ले सकते हैं हम। तो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उसमें इस तरह से चूज़ करें हम उसमें, तो ये जो इम्यूनिटी बूस्टर्स वाली डिजीज़ हैं, उसमें अपने आप आ जाएँ। और डेफ़िनिटली जितने भी खाद्य पदार्थ हमारे इस तरह के रहते हैं, वो ऑब्वियसली बेनिफिट तो करेंगे ही करेंगे और शरीर को स्वस्थ रखेंगे, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएँगे। बाकी जो काढ़ा आता है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देख लें कि काढ़ा ऐसा ना हो कि उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपको नुकसान करती हो। नेचुरल प्रोडक्ट्स वाला जो भी आपका कंपोजिशन आप यूज़ करना चाहते हैं, आई थिंक इट इज़ सेफ, बट जी। एक्सेसिव कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। टेक अ बैलेंस्ड डाइट, टेक अ बैलेंस्ड कंजम्पशन ऑफ अदर थिंग्स, एंड maintain yourself physically fit, stress free. That will add to your immunity, and that is what is required at this point of time. तो जैसे लोगों के मन में है कि हम बहुत से लोग हैं, बहुत सी सलाह दे रहे हैं, हम काढ़ा पीना चाहिए, हल्दी का दूध पीना चाहिए और गरारे करने चाहिए। तो अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर उन्हें सूट करता है, तो कोई हार्म नहीं है उसमें। अगर सूट करता है अपनी लिमिट में उसको आप करिए। जैसे जी, गरारे करना तो एक ओरल हाइजीन मेंटेन करने वाली बात है, तो आप आराम से करिए, कोई इश्यू नहीं है। नमक का पानी डाल के, गुनगुना पानी लेके आप गरारा कीजिए, 1-2 दिन में बिल्कुल अच्छा रहेगा। मुंह को जी, साफ रखिए, हैंड हाइजीन कीजिए। आप चाहते हैं कि हल्दी का दूध पिए, इम्यूनिटी बूस्टर्स रहता है, आप ले लीजिए। एक्सेसिव डोज मत लीजिए उनका, जितना आपको लगता है कि सूट करे आपको, जितना आप उसको इजीली ले सकते हैं, और उसको बैलेंस तरीके से लीजिए। और अपने साथ में जो बैलेंस डाइट है उसको इग्नोर नहीं करना है इन चीजों की वजह से। सर जो नॉन-वेज खाने वाले लोग हैं, वो लोग भी जैसे पूछते हैं कि अंडे खा सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं या उनमें भी क्या चीज़ है जो कि अ, ले सकते हैं और जो नहीं खा सकते हैं? ऐसा है कि खाद्य पदार्थ के अंदर ऐसा कुछ चीज अभी सामने निकल के नहीं आया जो हम इंडिया में यूज करते हैं कि जिसकी वजह से कोरोना हो सकता है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है। बट यहाँ पर ये कहना भी लाजमी रहेगा कि जब से हम कोई प्रोडक्ट बाहर से लाते हैं, सपोज करें आप बाहर से कुछ सामान लाए और हाँ वो जी। ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड फूड था जो कि ओपन कंटेनर में रखा हुआ है, और अगर वहां से इन्फेक्शन किसी व्यक्ति से आ गया तो वो आपको लग सकता है। तो हम चाहेंगे खाने में आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो एग रहे, चाहे वो चिकन रहे। तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि इनकी वजह से इनके अंदर वायरस होता है जिसकी वजह से व्यक्ति को हो सकता है, ऐसा हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं आया। बट हाँ, इतना जरूर कहेगा कि आप जो भी सामान बाहर से लाते हैं, कोशिश कीजिए कि उसको अच्छे से सफाई रख सके, मतलब उसको आप अच्छे से धो लीजिए, ताकि उनकी परत के ऊपर अगर बाई चांस किसी व्यक्ति का कोविड का कीटाणु अगर आ गया तो वो साफ हो जाएगा। अपने हाथ को अच्छे से वॉश कर लीजिए, और बाहर से अगर आप कुछ चीज लाए हैं तो उसको अच्छे से एक बार धो के उसको अच्छे से पका लीजिए, ताकि पकने के बाद बिल्कुल वो साफ हो जाएगा, उसके अंदर कोई कीटाणु रहेगा, आपके लिए सेफ रहेगा।
बट अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि अंडे के अंदर वायरस ऑलरेडी आ गया होगा कहीं से और अब उसे खाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर कीटाणु लग सकता है किसी संक्रमित व्यक्ति से, उसको साफ रखना आपको जरूरी है। तो वो आप सिर्फ ध्यान रखेंगे जब आप इस तरह का खाद्य पदार्थ बाहर से लाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ पेशेंट्स का ये भी एक सवाल था कि आजकल सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बाहर से, ग्रोफर से, बिग बास्केट से अपने जो भी सब्जियां, फल फ्रूट मंगवाते हैं। अब इसमें भी कई लोगों के बहुत सारे मिथ्स हैं और क्या तरीका सही है हमें भी नहीं पता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो भी सामान है, सब्जियां, फल फ्रूट, उन्हें बाहर धूप में रख दें 2 घंटे, या उन्हें घर में लाके पानी से धो दें, या फिर उनको सर्फ के पानी से धो दें। तो एक्चुअली क्या तरीका सही है, ये शायद किसी को पता नहीं है। इस पे भी आप कुछ बताएं। काफी इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि सामान तो हमें बाहर से लाना ही पड़ेगा, चाहे हम ऑनलाइन से मंगाए चाहे हम खुद बाहर से जाके लाएं। तो सामान तो हमें, ग्रोसरी आइटम्स, डे टू डे एक्टिविटीज की हमारे पास आएंगी। अब उसमें कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगर समझें कि ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है, जैसे मैंने शुरू में बताया, अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी कोविड से संक्रमित है, अगर वो उस सामान के पास खड़ा है और वहां बोलता है, उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे जिसमें वायरस होता है उस सरफेस पे गिर जाएगा। उस सरफेस को अगर हम हाथ से टच करेंगे और उस हाथ को हम अपने मुंह, नाक या आंख में लगाएंगे तो वायरस हमारे शरीर में चला जाएगा। तो ये एक साइकिल है जहां हम बोलते हैं कि कैसे वायरस दूसरे व्यक्ति से हमारे पास आया। अब इस साइकिल को हमें ब्रेक करना है। अब इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हमने बोला कि सबसे पहले तो दूसरा व्यक्ति भी मास्क लगाएगा, तो ऑब्वियसली जब उसको इन्फेक्शन है तो बाहर नहीं निकलेगा वायरस, उसके पास ही रहेगा, मास्क से फिल्टर हो जाएगा। और हम खुद भी लगा रहे हैं, हैंड हाइजीन कर रहे हैं। हमने बाहर गए, किसी से भी टच किया तो हम हैंड हाइजीन किया, तो वायरस अगर हमारे हाथ पे लग भी गया होगा, अगर हम 20 सेकंड के लिए अच्छे से साबुन पानी से हाथ धोए तो वायरस हमारे उस हाथ से निकल जाता है, तो हमारे शरीर में नहीं जाएगा। और सोशल डिस्टेंसिंग तो रख ही रहे हैं। अब बाहर से सामान है, हमें नहीं पता कि किस व्यक्ति से कितना टच में आया होगा, चाहे वो ऑनलाइन सिस्टम है, चाहे हमने शॉप से लिया, चाहे बाहर हम फल फ्रूट रेडी से या स्मॉल शॉप से लेते हैं। तो उसमें बेहतर ये रहेगा कि जो कीटाणु है ये सरफेस के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर कुछ घंटे तक जीवित रहता है, इसमें अपनी कोई जान नहीं होती। जैसे ये शरीर से बाहर निकलता है, किसी सरफेस के ऊपर ये कुछ घंटे, 2-3-4 घंटे से लेकर 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है। तो हमें उस जितनी देर के लिए कीटाणु जिंदा रहता है, अगर हम उस सामान को टच ना करें उस समय के लिए, तो वायरस अपने आप मर जाएगा, तो हमें रिस्क नहीं रहेगा। तो अगर ऐसा कोई सामान है, जैसे आपने बाहर से कुछ ऐसा सामान मंगाया जो आप उस सिर्फ सेम डे यूज करने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट डे भी यूज कर सकते हैं, तो आप उसको एक अलग जगह पर रख दीजिए 24 घंटे के लिए, नेक्स्ट डे यूज कर लीजिए। दिस इज वन ऑप्शन। आप बाहर से कुछ सब्जी लाए हैं जो आपको, आप 24 घंटे के लिए तो नहीं रख सकते, खराब हो जाएगी, तो उसको आप, अगर वो कवर्ड सरफेस एरिया है, काटने से पहले किसी भी सब्जी को, या दूध की थैली है, उसको आप अच्छे से चलते हुए पानी में धो दीजिए। कुछ लोग बोले केमिकल से साफ करना है, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूंगा कि केमिकल से साफ करें, क्योंकि केमिकल उस खाद्य पदार्थ के अंदर जा सकता है वो केमिकल, और जब आप उसे खाएंगे तो आपको नुकसान कर सकता है। तो केमिकल की जरूरत नहीं रहेगी उसमें, स्पेशली जब हम फल फ्रूट या सब्जी की बात करें। अच्छे से पानी से धोइए, 2-4 घंटे के लिए उसको रख दीजिए बाहर। अगर आप दूध के लिए लाए हैं, दूध अगर थैली में आता है तो आप उसको थैली से निकालिए, उसको बॉयल करके फिर रख लीजिए। अब जब ये सारी प्रक्रिया करते हैं, जब आप टच कर रहे हैं उसको साफ करने के लिए, उसके बाद अपना हैंड हाइजीन जरूर कीजिए। आप अच्छे से करने के बाद सामान को रख दीजिए एक जगह 2-4 घंटे के लिए, और अपने हाथ को आप साबुन पानी से धो लीजिए। सो आपने जो सामान बाहर से लाया उसका साफ भी कर दिया, 2-4 घंटे आप उसको रखेंगे। या जो सामान आपको एकदम जरूरत नहीं है उसको अगर आप 24 घंटे तक रखें, जैसे बाहर से कोई पार्सल आ गए, लेटर आ गए, तो रख दीजिए, नेक्स्ट डे यूज कर लीजिएगा उसको, तो वायरस बेटा मर जाएगा। और उसको हैंडल करने के बाद जब भी आप उसे ओपन करेंगे, हैंड हाइजीन जरूर करेंगे आप उसको, आपको साबुन पानी से हाथ धोना ही धोना है। तो ये सावधानियां रखेंगे तो जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या सामान ला रहे हैं बाहर से, वो आपके लिए बहुत बहुत स्टेबल रहेगा। कई बार ये काफी सारा सामान पैकेट्स में आता है, अगर पार्सल की बात करें तो जैसे कोशिश दाल करें। है, चावल है, आटा है, ये सब बिल्कुल सामान पैकेट्स में आता है, तो इन्हें पैकेट्स में कैसे? आता है, तो इनको आप, जो चीज खराब होने वाली नहीं है, जैसे आप आटा चावल बोला, तो उसको आप 24 घंटे के लिए रख दीजिए एक जगह। नेक्स्ट डे उसको आप थैली को खोलिए, थैली के कंटेनर को आप, अंदर का जो सामान है उसको दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए, थैली को आप डिस्पोज कर दीजिए, और उसके बाद अपने हैंड वॉश कर दीजिए।
तो इस तरह से ऑप्शन रहेंगे। बाहर से आप कुछ सामान ला रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अगर उसका बाहर का एनवेलप आप निकाल के पहले ही उसको डिस्पोज कर सकते हैं, तो दैट विल बी एन एडिशनल सेफ्टी। क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती है जो कि जैसे सब्जी आप बाहर से लेके आए तो आपको ऑलरेडी थैली में डाला होगा, तो बाहर वाली थैली को आप बाहर ही रख दीजिए, घर के अंदर मत लाइए। अंदर का सामान वॉश कर लीजिए अच्छे से पानी से कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए इसको रख दीजिए और फिर उसको आप यूज कर सकते हैं, अच्छे से पका के यूज कर सकते हैं। सो अगर ये सारी सावधानियां रखें तो जो हमने बोला है, जो कोविड का वायरस जो इस सरफेस पे हो सकता है, तो उसको आप अपने शरीर के अंदर नहीं ले जा रहे हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और मेरे ख्याल घर घर में यही आजकल चर्चा है कि सामान को किस तरह से धोए, इस्तेमाल करें, खाएं। और अ, बहुत सारे पेशेंट्स जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनके मन में ये भी एक सवाल था कि अगर उन्हें कोरोना हो जाता है और उसके वजह से ऑलरेडी एक कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है और ऊपर से उन्हें कोरोना भी हो गया है, तो इसकी वजह से उन्हें बहुत मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब कुछ होता है। तो इससे कैसे वो कोप अप कर सकते हैं? मतलब देखिए क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि उनकी थोड़ा स्ट्रेस, डिप्रेशन कम हो और उनका थोड़ा मनोबल बढ़े? देखिए सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, कोविड इन्फेक्शन तो है, पैंडेमिक चल रहा है, कंडीशन, सिचुएशन, इन्फेक्शन तो कोई भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर हम कोविड की बात करें तो एक थोड़ा-सा जो हम एक पॉजिटिव सेंस में सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हैं वो माइल्ड सिम्पटम्स वाले हैं, क्रिटिकल नहीं आ जैसे बाकी दूसरे देशों में देखा गया है। या काफी पेशेंट्स को तो सिम्टम भी नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा एक कंफर्टेबल लेवल हो जाता है। बट हाँ, कुछ पेशेंट्स तो हम क्रिटिकल देख रहे हैं, किसको होगा नहीं होगा हम तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। सावधानियां सभी को रखनी है क्योंकि क्रिटिकल तो किसी के साथ भी हो सकता है। सावधानियां रखेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा। जहां तक कैंसर पेशेंट का सवाल है, मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको अतिरिक्त सावधानियां रखनी ही रखनी है। अतिरिक्त सावधानियां मतलब जो मैंने आपको 3 चीजें पहले बताई, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मैं ऐसे पेशेंट्स को बोलना चाहूंगा कि अपने आप को घर में ही रहने की कोशिश करें, घर से बाहर कम निकलें और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि उस चीज को अवॉइड करें कि घर से बाहर जाने। अगर आप कीजिए क्योंकि आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अगर आपको पहले ही लंग की बीमारी है या लंग के अंदर कुछ पहले से ही कैंसर रिलेटेड कुछ दिक्कतें रही हैं, तो इस सिचुएशन में आपको दिक्कत बढ़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आपको लगता है कोई भी सिम्टम्स हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना। सिम्टम्स मायने यूजली हमने देखा कि कोविड का जो इन्फेक्शन है ये फीवर, बुखार के साथ थोड़ा सा गला खराब रहता है, शरीर में थकावट रहती है, खांसी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है और थोड़े से कुछ पेशेंट्स में डायरिया, सूंघने की दिक्कत, स्वाद नहीं पता चलेगा। तो ये सारे सिम्टम्स इसके रहते हैं। अगर किसी को लगता है कि ये सिम्टम्स उनको हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने आप को सेल्फ रिपोर्ट करें, अपने आप को डॉक्टर्स को बताएं। ऐसा नहीं लगे कि नहीं है, सिम्टम्स हमें ज़्यादा नहीं है, अभी वेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डॉक्टर की सलाह लें। अगर वो बोलते हैं कि आपको भी इतनी दिक्कत नहीं है, आप घर पर रह सकते हैं, तो ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं ताकि आपकी देखरेख ठीक से हो पाएगी। तो इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स को प्रिकॉशंस रखनी ही रखनी है। उसके बावजूद अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो जाती है तो सेल्फ रिपोर्ट कीजिए और डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार वो आपको जैसे सलाह देते हैं कि घर पे रहना है, टेस्ट कराना है या हॉस्पिटल में भर्ती होना है, उनकी सलाह को फॉलो कीजिए। सर अभी जैसे किसी को अगर मान लीजिए घर में अगर 100 बुखार है और कोई सिम्टम नहीं है, कोरोना का कोई सिम्टम नहीं है, तो एक नॉर्मल इंसान को, बेशक वो कैंसर पेशेंट नहीं है या कोई भी नॉर्मल इंसान है, उसको कब ये पता चलेगा कि अब उसको कोविड का टेस्ट करवाना है? एक सिंपल सा है, ऐसा नहीं है कि सारा बुखार कोविड होगा और ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोविड नहीं होगा। तो हम यही कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपका किसी व्यक्ति से कांटेक्ट हुआ जो कि कोविड निकल गया, तो आपको लगेगा चांस होने की संभावना है। अगर आप घर से बाहर गए हैं, आप
सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन किए, मास्क नहीं पहने, तो ऑब्वियसली चांसेस हो सकता है कोविड रहे। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री कहीं से पॉजिटिव है या आप किसी व्यक्ति से मिले होंगे जिनको शायद कोविड हो सकता है, उसके बाद सिम्टम्स रहे तो चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। बट अगर आपको लगता है कि आप घर से बाहर ही नहीं निकले हैं पिछले 1-2 हफ्ते से, आपसे किसी से कांटेक्ट ऐसा नहीं हुआ है जिससे कोविड हो सकता है, तो अभी इस मौसम के अंदर नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, इसमें सिम्टम्स कुछ इसी तरह के रहेंगे कि हल्का बुखार, थकावट, नाक भी बह सकती है, गला खराब हो सकता है। तो अगर ये सिम्टम्स अगर हैं और अगर आपकी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री नहीं है तो आप अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ऑलरेडी एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उनको अपनी डिटेल हिस्ट्री बताएंगे तो आपको गाइड करेंगे कि आप अभी घर पे वेट कर लीजिए या टेस्ट करा लीजिए या हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। तो उस हेल्पलाइन नंबर का आप यूज कर सकते हैं। वो हर स्टेट के लिए हेल्पलाइन नंबर अलग अलग है, उनकी सबकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे रहेगा स्टेट के अनुसार, तो वहां से करके आप उनसे बात कर लीजिए। बट हाँ, इतना है कि कैंसर के पेशेंट्स को ये सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर उनको फीवर आ भी रहा है किसी वजह से, हो सकता है कि कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से हो या बाकी दूसरे इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में आपको तो डॉक्टर से एक सलाह लेनी पड़ेगी और उस डॉक्टर की सलाह के साथ आप उसको फर्दर मैनेज कर सकते हैं। सर, अभी तक हमने बात करी कि जैसे अगर पेशेंट को कोविड होता है तो कैसे उसको अपना ध्यान रखना चाहिए, मतलब होम आइसोलेशन के बारे में हमने आपने हमें समझाया कि कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब जैसे हम सबके घर आजकल उतने बड़े बड़े नहीं होते, सबके घर छोटे ही होते हैं और घर में काफी सदस्य होते हैं, घर में माता पिता भी हैं, हस्बैंड, बच्चे, सभी परिवार के सदस्य होते हैं। तो अगर मान लीजिए घर में किसी एक को अगर कोरोना होता है तो बाकी घर के सदस्यों को, मतलब केयर गिवर्स को, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक डिपेंड रहेगा कि घर में ऐसी सुविधा उपलब्ध है कि नहीं जहां आप आपको सेफली आइसोलेट कर सकते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर परिवार के अंदर या किसी घर के अंदर किसी व्यक्ति को कोविड होता है तो उसको एक अलग कमरे में रहना चाहिए। उसी कमरे में एक वॉशरूम हो जहां वो अपने आप अपना नहाना धोना, अपने कपड़े वगैरह उसको वॉश कर सके। उस कमरे के अंदर ना कोई अंदर जाना चाहिए, ना उस कमरे से उस व्यक्ति को बाहर आके दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करना चाहिए। तो ये एक अपने घर पे बिल्कुल आइसोलेट करने की एक स्थिति रहती है। खाना वगैरह भी देना है तो कोशिश ये रहती है कि उसके रूम के बाहर रख दिया जाए, वो अपने आप ले लेगा और अपने यूटेंसिल्स को वॉश करके फिर से बाहर रख देगा। उसके सारे कपड़े, उसके बर्तन, यूटिलिटी थिंग्स उसकी अलग रहेगी अगले 10 दिन से लेकर 14 दिन के लिए। अगर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, कई बार होता है कि घर छोटे हो सकते हैं, एक ही परिवार में इतने ज्यादा कमरे नहीं होते, वॉशरूम भी कभी कभी एक ही रहता है। हाँ जी। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो आई थिंक कोविड केयर सेंटर्स काफी सारे खुले गए हैं काफी स्टेट्स में, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं, वहां पर रहें ताकि आपके बाकी परिवार के व्यक्ति भी सेफ रहें। तो वो दूसरा ऑप्शन रहेगा। घर के अंदर भी आप कोशिश करेंगे कि सफाई वगैरह अच्छे से रखें। जो व्यक्ति को इन्फेक्शन है दूसरों को ना हो, तो इसलिए कुछ सरफेस जैसे हैंडल होता है, डोर का हैंडल है या जो कॉमन एरियाज है वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें अच्छे से जो घर में ब्लीच आता है आपका उससे अच्छे से पोंछा लगाएं। जो हैंडल्स हैं उसको अल्कोहल बेस्ड या ब्लीच बेस्ड किसी भी सॉल्यूशन से दिन में 2-3 बार साफ करें और सारे लोग अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें घर के अंदर भी जहाँ तक पॉसिबल है। और इन सारी जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया, जो सारी सावधानियां था वो घर में रखें। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप किसी कोविड केयर फैसिलिटी से मदद ले सकते हैं ताकि वो व्यक्ति उस जगह रहे क्योंकि घर में सुविधा उपलब्ध नहीं है, और ताकि बाकी घर के परिवार के लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमने पेशेंट्स और केयर गिवर्स के लिए तो पूछ लिया, लेकिन अब जैसे हम जहाँ पर रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, अगर हमारे नेबर्स में किसी को हो जाता है या हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं हमारे नीचे हो जाता है, तो ऑब्वियसली बाकी के जो नेबर्स के लोग हैं उन्हें भी स्ट्रेस होता है कि यहाँ हुआ है तो हमें भी हो सकता है। तो नेबर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो सेफ रह सके? मैं अब यही बोलना चाहूँगा कि अभी काफ़ी स्टिग्मा है कि जो इस तरह के कोविड पेशेंट्स हैं, ज़्यादा तो नहीं है, कभी-कभी सोशल मीडिया के थ्रू सुनने को मिलता है कि उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनको एक इस तरह से समझा जा रहा है कि कुछ इस तरह का
कुछ उन्होंने गड़बड़ कर दिया है कि उनको बिल्कुल अलग से रखे जा रहे हैं। तो आई थिंक हमें इस टाइम में, मैं मानता हूँ कि अपने आप को प्रोटेक्शन तो रखना ही रखना है, बट इस तरह से डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करना है। जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको मदद करनी चाहिए। बल्कि आई थिंक मुझे लगता है कि हमारा दायित्व बनता है कि अगर आप सेम बिल्डिंग में रहते हैं, डिफरेंट फ्लोर्स में रहते हैं या आस पड़ोस में रहते हैं, तो उनकी आप मदद करें, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आप उनसे एटलीस्ट मदद कर दीजिए कि ठीक है, कुछ सामान लाना है तो फोन पर तो बात कर ही सकते हैं, उनके घर के बाहर रह जी सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, परिवार के अंदर आप जी अगर जी 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जी अगर जी उनको कुछ सामान है, उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको खाने पीने का सामान देना है, तो एटलीस्ट उनके गेट पर रख दीजिए, सो दैट वो यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एक सपोर्ट हो गया, जो कि हमें स्टिग्मा नहीं फैलाना है, हमें अपने नेबर्स का, अपने सोसाइटी के लोगों का, अपने बिल्डिंग के फ्लोर के लोगों का ध्यान रखना है और मदद करनी है। ये तो एक इम्पोर्टेंट बात हो गया। दूसरा ये कि हमें अपने आप को प्रोटेक्शन भी रखना है। अब उसमें हम थोड़ा सा ये रख सकते हैं, कई बार लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कि उनको अवेयरनेस नहीं है, वो लोग बाहर घूमने निकल जाते हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो हम उनको ये चीज़ बता सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अब सब लोग मास्क पहनेंगे उनके घर में, उनको कहिए कि आप अपने घर में ही रहिए, बाहर मत वो कीजिए। तो जो सावधानी हमने शुरू में डिस्कस किया, अगर किसी जी वजह से उनकी नॉलेज में नहीं है, तो आप उनको फ़ोन करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के करके बताएं कि ये आपको सावधानियां रखनी चाहिए। अगर ऐसा कॉमन एरियाज है कहीं पर, तो आप उसको दिन में 1 बार या 2 बार अच्छे से साफ कर सकते हैं ब्लीच के साथ। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर, तो अगर इससे साफ करेंगे तो वायरस 10 मिनट के अंदर ही मर जाता है इस तरह के सॉल्यूशन को यूज करने से। तो जो भी कॉमन एरियाज हैं या ऐसे एरिया जिसको आप टच करते हैं, अगर मान लो सीढ़ी का रेलिंग है, लिफ्ट के जी डोर्स हैं, तो ऐसे जो कॉमन एरियाज हैं उसको आप दिन में 1-2 बार अच्छे से इस सॉल्यूशन से साफ कर दीजिए, सो दैट इन्फेक्शन का चांस उनसे आपको नहीं रहेगा। और ऑब्वियसली जिनको इन्फेक्शन है उनको अपना दायित्व भी समझना चाहिए कि अपने आप को अच्छे से आइसोलेट करके रखें और घर से बाहर ना निकलें, और मास्क पहनना तो लाजमी रहेगा इस सभी के लिए। जी और संक्रमण को फैलने से बचाएं। बिल्कुल। जी जी अ, अब बहुत से ये डॉक्टर साहब, ये पेशेंट्स के ही कुछ सवाल हैं और जो उनके मन के कुछ सवाल हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं। जी। कुछ पेशेंट्स का पूछना है कि जैसे अगर हमारे अ, पड़ोस में या किसी नीचे वाली बिल्डिंग में किसी को अगर कोरोना होता है, तो क्या कोरोना हवा से संक्रमित फैलता है? मतलब कोरोना क्या हवा में फैलता है कि नहीं, जैसे अगर अभी तक हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया, कोई स्टडी से नहीं है जिससे हवा की वजह से या कम्युनिटी ट्रांसमिशन वायरस हवा में फैल के काफ़ी दूर तक जा सके। ऐसा अभी तक हमारे पास एविडेंस नहीं है। आगे देखने वाले समय में देखेंगे अगर ऐसी कोई स्थिति होगी, बट अभी तक फैल रहा है वो हम ड्रॉपलेट के थ्रू ही फैल रहा है। कि ड्रॉपलेट के थ्रू अगर आप 1 मीटर के डिस्टेंस से कम पर हैं और मास्क नहीं पहने हैं तो इन्फेक्शन रहेगा, या वो ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस पे गिर जाता है और आप उसे टच करके अपने फेस पे लगाते हैं, तो उससे होने के चांसेस रहेंगे। अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन इंडिया के अंदर कोई केसेस अभी देखने को नहीं मिले हैं। फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो वो अपने आप उसकी न्यूज़ जो भी एजेंसीज हैं वो बताएंगी, बट अभी आई थिंक सेफ है। तो आपको इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि आपके उस कम्युनिटी के अंदर कोई पॉजिटिव पेशेंट रहता है तो आपको भी हो जाएगा। बट हाँ, सावधानियां जो हमने शुरू में अभी तक डिस्कस किया वो उनको भी फॉलो करनी है जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, और बाकी जो आसपास के परिवार रहते हैं उनको जो जनरल प्रिकॉशंस हमने बात किया वो तो मेंटेन करना ही करना है। डॉक्टर साहब, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं या जो कि शुगर पेशेंट्स होते हैं या कैंसर पेशेंट्स भी होते हैं, अगर वो अपना मास्क पहनकर या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके क्या वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं? अभी ये मैं सलाह नहीं दूंगा कि मॉर्निंग वॉक करने जाएं, बिकॉज हमारे पास हर जगह ये सुविधा नहीं रहेगी कि एवरीबडी विल बी एबल टू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, बिकॉज कहीं पर गेट लगा होता है, कहीं पर कम लोग होते हैं, कहीं पर सरफेस को आप टच किए हैं कि सीट पे बैठ गए हैं उससे सीट पे रहेगा। तो आई थिंक इस समय मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि जो इस तरह की हाई रिस्क पॉपुलेशन है अभी घर पे ही रहें, और मॉर्निंग वॉक की आउटसाइड घर में घर से बाहर जाके पार्क में करना या रोड साइड करना अभी सेफ नहीं रहेगा इस दौरान।
आप घर में ही कुछ इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आपको मॉर्निंग वॉक की तरह फिट रखेगी। एंड आई थिंक उसमें सबसे अच्छा है कि आप, आई थिंक योगा, आज इंटरनेशनल योगा डे भी है, जी तो जी आप जी योगा की कुछ एक्टिविटीज अगर घर पे करते रहेंगे तो जी आपको काफी फायदा करेगा। बाहर जाने की सलाह आज की तारीख में मैं नहीं देना चाहूंगा जी हाई जी। रिस्क किसी भी तो ग्रुप के मतलब लिए। जो नॉर्मल कैंसर पेशेंट्स हैं या नॉर्मल लोग हैं वो घर में रहकर योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, बिल्कुल मेडिटेशन ये सब घर पे रहकर कर सकते हैं, फायदेमंद होगा उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे घर में अखबार आते हैं तो लोगों के मन में ये भी एक सवाल है कि अखबार भी एक कैरियर है ऑफ कैचिंग इन्फेक्शन। तो जैसे अखबार है, करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, मैगजीन हैं, इन्हें हम कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं? देखिए, इसमें मैंने आपको जिस बताया ना शुरू में कि इन्फेक्शन किस तरह से फैलता है, अगर हम उसको अपने दिमाग में रखें कि जो भी हम बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति संक्रमित है कोविड से, उसकी ड्रॉपलेट्स किसी भी सरफेस पे गिरती है, वो वायरस उस सरफेस पे कुछ घंटों के लिए जीवित रहता है, 2-4 घंटे से लेकर 24 घंटे तक जीवित रह सकता है उस सरफेस पे। और अगर उस सरफेस को हम टच करके अपने फेस पे ले जाएंगे तो इन्फेक्शन का पॉसिबिलिटी है। जी अब ये सरफेस है, कुछ भी हो सकता है, मैगजीन भी हो सकती है, हो सकता है कि जो मैगजीन डाल के गया वो व्यक्ति संक्रमित था, मैगजीन डाला, उस पर उसके ड्रॉपलेट्स, उसने मास्क अगर नहीं पहना होगा और आपने उसको बगैर मास्क पहने उसको यूज किया, तो पॉसिबिलिटी है होने की। जी तो उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि एक तो सब लोगों को अपना सेल्फ कॉन्शियस होना चाहिए कि सभी लोग मास्क पहने। जी जो डिलीवरी कर रहा है न्यूज़पेपर की या मैगजीन की, या जहाँ से आप सामान लिए हैं और करेंसी नोट एक्सचेंज हुआ है, अगर दोनों ने मास्क पहना हुआ है तो उनके मुंह से ड्रॉपलेट निकलेगा ही नहीं उस सरफेस पे, तो चांसेस नहीं जी होगा। तो जी इसलिए हम बोल रहे हैं कि सिर्फ हमें अपने लिए ही नहीं सोचना, बल्कि आई थिंक ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है कि हमें दूसरों को भी टोकना चाहिए। अ, अब कुछ सवाल हैं, अभी तक हमने जितने भी सवाल करे हैं वो जनरल पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे हैं, पर अब कुछ सवाल स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के हैं। जैसे कि कई कैंसर पेशेंट्स को अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में कोविड के केसेस सभी जगह पे सभी हॉस्पिटल्स में बढ़ रहे हैं। अब उन्हें इलाज के लिए जाना है या फॉलोअप्स के लिए जाना है, सीटी स्कैन या पेट स्कैन के लिए जाना है, तो उन्हें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि वो सुरक्षित रह सके, ठीक रह सके? जो जो प्रिकॉशंस हो सकता है कि इस तरह के कैंसर पेशेंट्स हैं उनको जरूरत पड़ सकती है कि अपने फॉलोअप के लिए जाएं। आप यहाँ पर अब ये दो चीज रहेगा कि काफी हॉस्पिटल्स के अंदर टेली कंसल्टेशन शुरू हो गया है, मतलब आप फोन पे बातचीत कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि आपको वहाँ आने की जरूरत है, या फोन पे आप प्रिस्क्रिप्शन लेके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपके जो भी पेशेंट्स जिस भी हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, तो आप वहाँ का देख लीजिए कि उस हॉस्पिटल के अंदर, उस इंस्टीट्यूट के अंदर टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है। जहाँ टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है उसका आप फायदा लीजिए, ये पेशेंट्स के लिए है। तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, किसी आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी रहेगा, टेलीफोन रहेगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप उनसे ले लीजिए। अगर उनको लगता है कि आपको अस्पताल आके किसी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है और अपनी आप दवाइयाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, या प्रिस्क्रिप्शन जो खाने वाली दवाइयाँ उसको अगर कुछ चेंज करके प्रिस्क्रिप्शन आपको इसी तरह से ऑनलाइन मिल जाएगा तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आपका एक चीज रह गया। लेकिन कभी कभी रहेगा कि आपको किसी वजह से अस्पताल जाना ही है किसी जांच के लिए, या आपके डॉक्टर आपके चाहते हैं कि आपकी कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें। अगर आपको बोला जाता है कि आप अस्पताल आके हमें दिखाएं या ये जांच कराइए, तो उस सुविधा में उस स्थिति में आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब उसमें जब भी आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि हाई रिस्क पॉपुलेशन आपका रहेगा कैंसर पेशेंट्स का, तो हमने जो शुरू में बेसिक प्रिकॉशंस बताए हैं ना, वो यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा और आपको फॉलो करना है अच्छे से। हो सकता है कि आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कम्युनिटी में किसी वजह से दूसरे लोग उसको फॉलो ना करें, तो आपको उसका भी ख्याल रखना है। आप ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, और हो सकता है तो आप उनको टोक भी सकते हैं कि आप अपना प्लीज मास्क लगा लीजिए, या अगर आपको लगता है कहीं लाइन में लगना पड़ रहा है, दो लोग आप जहाँ भी देखेंगे, अगर जहाँ भी आपका नंबर के लिए लाइन लगना पड़ रहा है तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अगर कुछ लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि जनाब आप थोड़ा सा 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखिए, आप सर्कल आपके लिए बनाया गया तो आप उस पर बैठिए। तो मतलब मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, अपने साथ आप सैनिटाइजर ले जाइए। आपको लगा कि आपने कुछ सरफेस टच किया तो उसके बाद हैंड को अच्छे से सैनिटाइज से वॉश कर लीजिए। तो ये जो आपके प्रोसेस है, आप
उस दौरान पूरी तरह से फॉलो करेंगे। अननेसेसरी आप किसी भी पदार्थ को टच ना करें, किसी भी व्यक्ति से बहुत क्लोज होकर बात ना करें, अपना मास्क अच्छे से लगा के रखें, और जब घर पे वापस आए आप ये सब करके, तो हो सकता है कि आपके कपड़ों पे, आपके ऊपर कुछ इस तरह के इन्फेक्शन लग गए हैं। तो जब आप ये सारा काम करके घर पे वापस पहुंचेंगे, तो कोशिश करिए कि जो आप सामान लेके गए थे उसको आप एक जगह अलग से रख दीजिए, उसको घर के अंदर एंटर ना कीजिए। आप घर पे आए, कोशिश कीजिए कि जो आपके कपड़े हैं उनको अलग से निकाल के अलग से वॉश कर दीजिए, और एक अच्छे से शॉवर ले लीजिए, आप साबुन पानी से अच्छे से नहा लीजिए। तो अगर किसी वजह से अगर कोरोना का वायरस आपके शरीर पर लग गया है, तो आप अगर ये सारी प्रिकॉशंस ले लेंगे तो आपके अंदर नहीं जाएगा, तो साबुन पानी से वॉश हो जाएगा, कपड़े आपने चेंज कर दिए, जो सामान आप यूज किए थे उसको आपने कुछ घंटों के लिए अलग से रख दिया। तो ये सारी सावधानियां बाहर और वापस आते वक्त अगर रखेंगे तो काफी हद तक प्रोटेक्शन रहेगा। डॉक्टर साहब, जो हमारे काम करने के जैसे चीजें होती हैं, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, फोन है, मोबाइल फोन, इन्हें भी हमें नॉर्मल सैनिटाइजर से हम इन्हें सैनिटाइज कर सकते हैं? चाबी कर है, सकते कार की चाबी। कर सकते हैं, लेकिन सैनिटाइज करना चाहिए, क्योंकि एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्पेशली जब आप उसको बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप उनको बाहर ले गए हैं, या आप बाहर से जब आए और आपने अपने आप को विदाउट वॉश किए यूज किया। तो हम ये कहना चाहेंगे, जो आपके घर की चीजें कोशिश कीजिए जब आप वापस घर आए तो अच्छे से हैंड वॉश कर लीजिए, ताकि आपके जो घर पे सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड नहीं हो, वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं बनेंगे। बट कुछ सामान आप बाहर से ला ही रहे हैं, जैसे आपने बोला कार की चाबी है, तो आप जो भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक, आजकल सारी गाड़ियां की चाबी भी इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, तो आप जो भी उनका मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशंस हैं, कुछ मोबाइल फोन बोलते हैं कि आप उसको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर साफ कर सकते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप सबको ये नहीं बोलूंगा कि सब अल्कोहल से साफ कीजिए, किसी का मोबाइल बहुत महंगा हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक की खराब हो सकती है, तो आप उस मैन्युफैक्चरर का देख लीजिए। आजकल उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे अपडेट किया हुआ, जो भी आप मोबाइल या जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक की यूज कर रहे हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से साफ कर सकते हैं, वो उनके मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट पे, उस प्रोडक्ट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। एंड अल्कोहल बेस्ड चीज से उसको साफ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ चांस लगता है और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उस चीज को आप कुछ घंटों के लिए विदाउट टच करे कहीं पर रख सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, तो आपको एक एडिशनल प्रोटेक्शन हो जाएगा। बहुत से लोगों के मन में ये भी एक धारणा है, और कितनी सही है गलत हमें पता नहीं, कि जैसे गर्मियों का मौसम है और बहुत गर्मियां जब होंगी, बहुत हाई टेम्परेचर होगा, तो कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये बात भी कितनी अच्छी नहीं, है? ऐसा नहीं है, गर्मियां तो अभी काफी हद तक आ गई थी, बीच में 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था, और ऐसा कोरोना का वायरस इन्फेक्शन कम नहीं हुआ। तो ऐसा सोचा जाता है कि जो बाकी के फ्लू के वायरस थे वो यूजली गर्मी के मौसम में कम हो जाता है, बट ये जो कोविड वायरस जो है, ये कोरोना वायरस जो है, ये एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर रहा है, और वो हम देख भी चुके हैं इंडिया के अंदर। हमने इन्फेक्शन जी, ऐसी जी, कंट्रीज में भी देखा जहाँ टेम्परेचर कम रहता है, तो जी, हमने जी, ऐसी कंट्रीज में भी देखा जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर जो नॉर्मल हमारा रहेगा 30, 40, 45 तक रहेगा, इससे वायरस को ज़्यादा बनने वाला नहीं है। यूजली मेडिकल साइंस में हम बोलते हैं कि जो भी इस तरह के इन्फेक्शन रहते हैं उसको आप 70 डिग्री या 110 डिग्री पे 15 मिनट के रखें, तब वो मरता है। लेकिन इतना हाई टेम्परेचर तो हम नहीं रख सकते हैं अपने लिए किसी भी पदार्थ के लिए, ना तो नहाने का पानी हम उबलते पानी में नहाना चाहेंगे, ना उसको हम यूज कर सकते हैं। जो हमने बोला कि इसने बोला कि जो जैसे दूध वगैरह उसको आप बॉयल करेंगे अच्छे से तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ मर जाएगा। लेकिन नहाने का पानी, सफाई का पानी या इस तरह की जो चीजें हैं, उसको आप इतना गर्म ना कीजिए कि आपके शरीर को नुकसान करे। तो आप नॉर्मल जैसे पानी यूज करते हैं, जो आपको कंफर्टेबल पानी का टेम्परेचर होना चाहिए उसी हिसाब से करें, और ऐसे भी इतना करें कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आज 40 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है तो मैं बाहर आराम से घूम सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन अभी भी हो रहा है, केसेस अभी भी आ रहे हैं, और 40-45 डिग्री पे ये वायरस नहीं मरने वाला है। तो हमें सारी सावधानियां जो हमने अभी तक डिस्कस किया, irrespective of the temperature outside, we have to follow those very meticulously. ये हमारे कुछ सर्वाइवर्स का एक सवाल है कि जैसे हमारा इलाज खत्म हो गया और हमारा स्कैन हो रहा है काफी टाइम से और ठीक आ रहा है, ठीक चल रहे हैं, तो अभी अगर हमारे फॉलो अप की डेट आती है तो हम स्कैन
क्या थोड़े वक्त के लिए रुक सकते हैं, एक आधा महीना, और फिर दोबारा बाद में करवा सकते हैं? क्योंकि ये सबके मन में डर है। ये मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप इसमें अपने डॉक्टर की सलाह लें। हमने जैसे बोला टेली कंसल्टेशन है। अब ये डिपेंड करता है कि कैंसर किस तरह के हैं। कुछ कैंसर्स में अगर आप 1-2 महीना वेट भी करेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो हम इतना वेट नहीं करना चाहते हैं, उनको क्वाइट फ्रिक्वेंटली करना चाहते हैं। या शुरू की जब कैंसर ठीक ही हुआ है उस टाइम हम थोड़ा सा जल्दी-जल्दी करते हैं, बट फॉलोअप में जैसे-जैसे 2, 4, 5, 6 साल निकल जाते हैं तो फॉलोअप का ड्यूरेशन बढ़ता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हर मरीज के लिए बिल्कुल डिफरेंट रहेगी, तो हम सभी के लिए मैं ये नहीं बोल पाऊँगा कि अगर आपका पेट स्कैन या सीटी स्कैन या कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है तो आप 2-3 महीने के लिए वेट कर दीजिए। ये डिपेंड करेगा सारे फैक्टर्स पे जो मैंने आपको अभी बताए। अब ये फैक्टर्स आपको डिस्कस करने होंगे अपने डॉक्टर से। तो जहाँ टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, फ़ोन पे पूछ लीजिए, क्योंकि सारा कैंसर पेशेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड सभी डॉक्टर्स के पास रहता है। उनको सारी स्थिति पता रहती है कि ये पेशेंट को क्या बीमारी है, कितने दिन से है, कैसा रिस्पॉन्ड है और कितना समय हो गया ठीक हुए हुए फॉलोअप के लिए। तो उसके बेसिस पे वो सलाह दे सकते हैं। बट हाँ, इतना आप पूछ लीजिए उनसे कि हम कुछ समय के लिए वेट कर सकते हैं कि कराना ज़रूरी है, और डॉक्टर की जो सलाह रहेगी, वो आप उसको फ़ॉलो कीजिए। बट इन केस अगर किसी वजह से या बीमारी की कंडीशन की वजह से अगर आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप ये टेस्ट करा लीजिए, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब आप घर से बाहर निकले तो जो आपको सारी प्रिकॉशंस रखनी है वो प्रिकॉशंस आप फॉलो करेंगे उनको। जब वापस आएंगे घर पर वो भी मैंने आपको पहले बताया, वो प्रिकॉशंस तो फॉलो करनी करनी है। जब पेशेंट्स बाहर जाते हैं जैसे हॉस्पिटल में, तो जैसे वो अपने साथ पानी की बोतल रख सकते हैं और वो अपने पानी की बोतल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क पहनते हुए वो पी सकते हैं, खा सकते हैं। ये भी बिल्कुल। कुछ आई लोगों थिंक के सवाल थे। I think this will be the best, rather than to going out and purchasing things from the open market. It will always be good कि वो अपना खाना पानी अपने साथ लेके जाएं और उसी का इस्तेमाल करें, ताकि आपको बार बार वो सारा सामान लेने के लिए एक कॉमन सोर्स पे नहीं जाना पड़े। कि हो सकता है कि जी, वहाँ जी। कहीं कॉमन पानी का सोर्स, पानी का टैंक लगा होगा, वहां से सब लोग पानी पी रहे हैं, उसी एरिया को टच कर रहे हैं। तो आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला है कि आप अपना सामान घर से ही लेके जाएं, कोशिश करें आप यूज करें। उस सामान को लेने के लिए, खाने पीने के पदार्थ, पेयजल को लेने के लिए उनको आपको बार बार किसी जगह ना जाना पड़े कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के लिए, तो घर से लेके जाएं। बट हाँ, साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो सामान आप घर से लेके जा रहे हैं, क्योंकि इस पर भी इन्फेक्शन लग सकता है बाहर से, जब आप जी, वापस घर में आए तो कोशिश करें सामान को आप घर के बाहर ही रख दें कुछ समय के लिए, या अलग से रख दें कुछ देर के लिए, 24 घंटे के लिए। क्योंकि उस पर हो सकता है कि बाहर जो आप बैग लेके गए हैं या जो भी कंटेनर जिसमें अपने अपना ये सारा सामान रखा है, उस पर हो सकता है कहीं से इन्फेक्शन लग गया हो, टच किया हो किसी सरफेस पर, तो उसको आपको रख दीजिए, घर के बाहर रख दीजिए या किसी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ आप उसको 24 घंटे तक छोड़ सकते हैं, और फिर नेक्स्ट डे उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और अच्छे से हैंड हाइजीन तो आपको करना ही करना है जब आप उस सामान को टच किए हो। एक बार अगर किसी को कोरोना होता है और वो ठीक भी हो जाता है, कैंसर पेशेंट को कोरोना होता है, वो ठीक भी हो जाता है, तो उनका सवाल ये है कि क्या फिर दोबारा उन्हें हो सकता है कोरोना? अभी तक हमारे पास ऐसा कोई डेटा तो नहीं है। बीच में कुछ विदेशों से कुछ केसेस आए थे जहाँ बोला गया था कि उनको इन्फेक्शन दोबारा हो गया, बट अभी ऐसा हमें लग नहीं रहा कि इन्फेक्शन दोबारा हुआ होगा उनको। बट अभी हमारे पास डेटा नहीं है री इन्फेक्शन का होने का, जी, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है जो वैक्सीन से भी होती है। तो वो जो इम्यूनिटी होती है वो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने पे। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बोल रहा हूँ कि इन्फेक्शन जो री इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन साथ में ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कोविड पॉजिटिव हो गया तो वो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क को भूल जाएं और सुबह अपना मॉर्निंग वॉक और सब जगह घूमें, ऐसा नहीं है। उसके जी, बावजूद भी, इन्फेक्शन के ठीक होने के बावजूद भी, ये सारी प्रिकॉशंस तो हमें रखनी है, क्योंकि हमें अभी नहीं पता है कि री इन्फेक्शन किसी को होगा कि नहीं होगा। बॉडी के अंदर जी, जितनी इम्यूनिटी बननी चाहिए री इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, उतनी इम्यूनिटी बनी है कि नहीं बनी, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स में इम्यूनिटी इतनी कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो वो जी। सारी चीजें हमें देखनी होगी। तो अभी आप ये ना मान के चलें कि री इन्फेक्शन नहीं होगा। आप बिल्कुल उस दौर से एक बार निकल जाने के बावजूद भी अपनी सारी सावधानियों को पूरा मेंटेन परहेज करें। रखें और प्रिकॉशंस जी। लें।
प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी कुछ लोगों के सवाल थे कि ये क्या है। हम न्यूज़ में सुनते हैं पर एग्ज़ैक्टली किसी को ठीक से पता नहीं है और ये कितना बेनिफिशियल है। प्लाज्मा थेरेपी और कुछ दवाइयाँ अभी हम एक्सपेरिमेंटल फेज में यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अस्पताल में यूज़ हो रहा है। बेसिकली पर्पज़ ये रहता है कि जिस पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, तो बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी बन जाती है, जिसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ बीमारी से लड़ती है और उस बीमारी को भगा देती है। अब जो पेशेंट्स क्रिटिकली इल हो गया, जिसको सीवियरिटी कोविड का बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके अंदर हो सकता है कि इतना एंटीबॉडी नहीं बना कि वो लड़ पा रहा है किसी भी वजह से। अगर हम वो एंटीबॉडी बाहर से उसको दे दें, तो हो सकता है कि जो हमने एंटीबॉडी दिया बाहर से, वो उसके इन्फेक्शन को फाइट करने में मदद करेगा। इसी को हम प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं, कि जिस पेशेंट को कोविड इन्फेक्शन हुआ, उसके शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हुआ, वो प्लाज्मा के अंदर रहता है। हम उस प्लाज्मा को निकाल लेते हैं, जिसके अंदर वो एंटीबॉडी होता है, और दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं टेस्टिंग करने के बाद टेस्टिंग करने के बाद, ताकि वो जो एंटीबॉडीज बनाई थी वो उस व्यक्ति को शरीर में इन्फेक्शन करने से फाइट करने से मदद करे। तो इसी को प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। यूजली जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं, जिनको सांस की तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है, हम ऐसे पेशेंट्स में इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो प्लाज्मा लेते हैं वो उस व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिनको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है और वो अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, और उसमें फिर उनके ब्लड टेस्ट भी रहते हैं ताकि उनको कोई और इन्फेक्शन नहीं रहे। तो ये प्लाज्मा थेरेपी अभी एक एक्सपेरिमेंटल फेज में है, बट हमने पाया कि ये लोगों को मदद कर रहा है। तो जहाँ भी पॉसिबिलिटी रहती है कि पेशेंट नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अपनी इम्यूनिटी से, उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट कर रही है, सांस लेने की तकलीफ बढ़ रही है, तो वहां पर ये दिया जाता है और देखा गया कि फायदा भी कर रहा है। हम आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब। आपने हमारे बहुत सारे सवालों का, जो कि नॉर्मल जनता के सवाल थे, कैंसर पेशेंट्स के सवाल थे, और ये सब सवालों के जवाब हमें ठीक तरह से नहीं पता थे, और आपने हमें इसके बारे में बताया, अवेयरनेस बढ़ाई। और हम चाहते हैं कि ये वीडियो को हर कैंसर पेशेंट देखें, उनके नॉलेज बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, और सब अगर अपनी सावधानी बरतेंगे तो उम्मीद है कि सब लोग ठीक रहेंगे। एंड हम आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एंड आपने अपना वक्त संडे के दिन निकाला और हमारी जागरूकता बढ़ाई। कई चीजों के बारे में हमें यही समझ में आया कि अल्टीमेटली हमें सावधानी बरतनी है, और उसी से हम ठीक रह सकते हैं। हम आपका पूरी टीम की तरफ से हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर समीर का भी, उनके बहुत सपोर्ट एंड गाइडेंस का, पूरी टीम का, लक्ष्य नागपाल का, जिन्होंने ये वर्चुअल तरीके से ये प्रोग्राम को अरेंज किया है, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत से लोगों के मन के जो सवाल हैं उनको हम उन तक पहुंच पाएंगे और उनको हम बता पाएंगे। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। Thank you. Thank you. Take care and stay safe. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you. Okay.